बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तहसीन आसिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानूनी बात। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा एग्रीमेंट टू सेल के हवाले से, यानी कि इकरारनामा मुआहदा बै के हवाले से। लेकिन इकरारनामा मुआहदा बै को समझने के लिए सबसे पहले हमें एग्रीमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, और एग्रीमेंट से पहले हमें वैलिड एग्रीमेंट का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2 हमें बताता है वैलिड एग्रीमेंट। फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons, promisee and promiser, who agree with their free consent for our lawful object and legal consideration। किसी भी एग्रीमेंट के लिए कम से कम 2 पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ हो सकती हैं। एक पार्टीज़ कभी भी किसी भी इकरारनामा में एग्रीमेंट में शामिल नहीं हो सकती, और वो दोनों पार्टीज़ अपनी आज़ादाना रज़ामंदी से किसी कानूनी मकसद के लिए, किसी लीगल मकसद के लिए, किसी लीगल कंसिडरेशन के साथ एक दूसरे की राय पर मुत्तफिक हो जाए तो उस राय को वैलिड एग्रीमेंट कहा जाएगा। अब वैलिड एग्रीमेंट के बाद प्रपोज़ल जो सब सेक्शन ए हमें बताता है कि when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other to such and or abstinence, he is said to make a proposal। यानी कि अगर एक बंदा जाहिर करता है किसी दूसरे बंदे को अपनी ख्वाहिश किसी काम के करने की या किसी काम के ना करने की, और उसकी विलिंगनेस लेने के लिए, उसकी रज़ामंदी लेने के लिए उस काम के हवाले से या उसकी अनकारी के लिए, तो उसके इस काम को प्रपोज़ल कहा जाएगा। और जब एक बंदा उस प्रपोज़ल को जाहिर करता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है, तो उसके उस प्रपोज़ल को जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, जिसके बारे में सब सेक्शन बी सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें बतलाता है। अब प्रोमिजर और प्रोमिसी क्या है? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिजर, यानी कि जो बंदा ऑफ़र कर रहा है, प्रपोजल कर रहा है, वो है प्रोमिजर। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। अब चलते हैं कंसिडरेशन की तरफ, सब क्लॉज डी की तरफ। When at the desire of the promiser, जो बंदा प्रपोजल कर रहा है उसकी ख्वाहिश पर, द प्रोमिसी जो रिसीव करेगा, जो एक्सेप्ट करेगा, और एनी अदर पर्सन या कोई भी पर्सन हैज़ डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट और अब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। यानी कि प्रोमिजर की ख्वाहिश पर अगर प्रोमिसी या कोई भी ऐसा शख्स कोई ऐसे काम की हामी भर ले या कोई ऐसा काम से इनकारी कर दे, तो उसका वो अमल जो है वो कंसिडरेशन के ज़ुमरे में आएगा। दैट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। अब जैसे ही सब सेक्शन जी है वॉइड एग्रीमेंट के वाले से, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, जबकि सब सेक्शन एच हमें बतलाता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कोई भी ऐसा मुआहदा जो कि कानूनी है, या ऐसा कह लीजिए कोई भी ऐसा मुआहदा जिसको कानून की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और ऐसा मुआहदा जिसको कानून की तरफ से कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, जो कि गैर कानूनी है, वो वॉइड एग्रीमेंट है। तो
तो दोस्तों अब चलते हैं अकरारनामा मुआहदा बै को कैसे तहरीर किया जाता है और उसकी तहरीर के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये है हमारा ड्राफ्ट अकरारनामा मुआहदा बै का। जैसा कि हमने वैलिड एग्रीमेंट में पढ़ा कि किसी भी अकरारनामा के लिए 2 फ्रीकैन का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो है, किसी भी अकरारनामे के लिए हमारे पास 2 फ्रीकैन होने चाहिए। अब जिस प्रॉपर्टी की बाबत अकरारनामा तहरीर किया जा रहा है, जिसे बयाने का पेपर भी कहते हैं या एग्रीमेंट टू सेल भी कहते हैं, उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेलर की मलकियत का सबूत होते हैं और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए एग्रीमेंट को तहरीर किया जाता है। तो सबसे पहले जिस प्रॉपर्टी की बाबत अकरारनामा मुआहदा बै तहरीर किया जा रहा है वो प्रॉपर्टी कितने रकबा पर मुश्तमिल है, हम वो लिखेंगे, और किस किस खसरा में, खेवट में और खतूनी में फ़ाल करती है, हम उसके नंबर लिखेंगे, और जहाँ वो प्रॉपर्टी वाक़या है, किस टाउन में है, किस गली में है, मकान नंबर क्या है, तो हम वो एड्रेस लिख देंगे। उससे आगे हम प्रॉपर्टी का हदूद अरबा जो है वो लिखेंगे। हदूद अरबा जो है किसी भी प्रॉपर्टी की बाबत लिखना बहुत ज़रूरी है। ये मौके पर प्लॉट की या मकान की निशानदही को भी ज़ाहिर करता है। तो बेहतर यही है कि जो उसके तरफ़ैन हैं प्रॉपर्टी के, उनके मशरिक़ मगरिब शमाल जनूब में जो सही मालकान रह रहे हैं उनके दुरुस्त नाम लिखे जाएं। उसके बाद हम ख़रीदार का नाम लिखेंगे कि किसके नाम पे अकरारनामा मुआहदा बै लिखा जा रहा है, किसके बहक हो रहा है। और फिर उसके बाद हम सेलर का नाम लिखेंगे, किस डॉक्यूमेंट की रूह से या किस इंतकाल नंबर से जो उसके नाम पर मुंतकिल हुआ है सेलर के नाम पर, वो जिस दस्तावेज़ के जो रजिस्ट्री उसके नाम पर हुई है उस पर कौन से दस्तावेज़ सब रजिस्ट्रार ने किस तारीख को किस जिल्द में और किस बही में दर्ज किए हैं और किस टाउन में दर्ज हुए हैं, हम वो लिखेंगे। और अगर पटवारी ने उस प्रॉपर्टी की बाबत फ़र्द भी जारी कर दी है तो उस फ़र्द का भी हवाला हम इसमें दे सकते हैं। बाद अज़ां कितनी मालियत जो है वो उस प्रॉपर्टी की कुल तय पाई है और कितनी बतौर बयाना, जिसे अर्नेस्ट मनी भी कहा जाता है, मनमक्कर ने यानी कि सेलर ने वसूल पा ली है ख़रीदार से। जबकि बकाया की बाबत जो कि आइंदा की तारीख़ पर मुकर्रर की जाती है, चूँकि एग्रीमेंट टू सेल के बाद रजिस्ट्री की तहरीर और तकमील के लिए कुछ वक्त दरकार होता है, जिसकी वजह से बवक्त बयाना यानी कि एग्रीमेंट टू सेल एक वक़्त मुकर्रर कर लिया जाता है ताकि मुस्तकबिल में बकाया रकम अदा करके मनमक्कर से यानी कि सेलर से रजिस्ट्री पर दस्तखत व अंगूठा जात करवा लिए जाए। दोस्तों, अकरारनामा मुआहदा बै में इस अमर का ज़िक्र भी बेहद ज़रूरी है कि अगर दोनों फ्रीकैन में से कोई भी पार्टी इस अकरारनामा मुआहदा बै से मुनहरफ हो जाती है, यानी कि अगर ख़रीदार अंदर मयाद बकाया रकम अदा नहीं करता, तो जो उसने बयाने की रकम अर्नेस्ट मनी फ़रोख्त कुनिंदा को अदा की होगी वो उसके पास अख्तियार होगा कि वो उसको ज़ब्त कर ले, फोरफीट कर ले।
और अगर मन मक्कर यानी कि फ़रोख्त कनिंदा अंदर मियाद बकाया रकम वसूल करके रजिस्ट्री करके देने से इनकार करेगा या लैतुलाल करेगा, तो जो उसने बयाने की रकम वसूल की होगी वो उसका डबल हरबा व ख़र्चा ख़रीदार को अदा करने का पाबंद होगा। और ख़रीदार के पास अख्तियार है कि वो बज़रिया अदालत मुआहदा हाजा की तामील करवा के उसकी रजिस्ट्री करा ले, जिसका तमाम ख़र्चा मन मकर के ज़िम्मे होगा, जो कि वो मुआहदा हाजा की रकम से भी वज़ा कर सकता है। जबकि आखिर में हम प्लाट मज़कूरा की बाबत किसी भी किस्म की अगर कोई बार है यानी कि कोई स्टे है, कोई कर्की है, किसी ज़मानत पे है, या कोई तकसीम किसी भी किस्म के कोई टैक्स को वाजबात वगैरह उस प्लाट की बाबत या प्रॉपर्टी की बाबत वाजिबुल अदा है, तो वो उसका ज़िम्मेदार फ़रोख्त कनिंदा होगा। जबकि जो ख़र्चा रजिस्ट्री होता है वो ख़रीदार के ज़िम्मे होता है, और फ़र्द का और जो गेन टैक्स है उसकी ज़िम्मेदारी मन मकर की होती है। दोस्तों, अक़रारनामा मुआहदा बै में कुछ शराइत फ़रीक़ैन अज़ खुद जो है वो तय करते हैं, जबकि कुछ शराइत कानून ने पहले ही मुतय्यन कर दी हैं। ये तमाम शराइत जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ये वो तमाम शराइत हैं जो कानूनी हैं और कानून की तरफ से या वक़्त को देखते हुए मुतय्यन की गई है। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम अक़रारनामा मुआहदा बै पर ख़रीदार को क्या कानूनी हक़ दरकार है और फ़रोख्त कनिंदा को कौन कौन सी लीगल रेमेडीज़ मौजूद हैं, इंशाअल्लाह उसके बारे में बात करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।